रेलवे के क्लास में डीडी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज संख्या पद्धति के ऊपर पढ़ेंगे और इसमें हमने 2009 से 2013 में संख्या पद्धति या उसके करीब के जितने भी सवाल हैं उनको लेके चर्चा करेंगे। हम करेंगे कि कितने आसानी से हम उसे कर सकते हैं। क्लास शुरू करने के पहले एक बात को मैं बोलना चाहता हूं, क्या है कि पिछले सप्ताह में कुछ नहीं तो 300 से 400 लड़कों का मेरे पास फोन आया। एक ही चीज है कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं सारे बंधुओं से जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है उनसे एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब के बगल में ही एक घंटी का सिंबल होता है। फिर से बोलता हूं, जहां पर सब्सक्राइब है उसके नीचे ही, उसके सामने ही एक घंटी का आपका सिंबल होता है। उस घंटी पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो फिर यह होता है कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए। तो नेचुरली क्या है कि अभी क्या हुआ है, YouTube के पास सब्सक्राइबर इतना ज्यादा हो गया है कि कहीं कहीं उनकी जो ईमेल सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। इसके लिए नोटिफिकेशन बाद में आता है। इसके उन्होंने इसके लिए क्या कहते हैं, इसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक घंटी बना दिया। मतलब अभी वो घंटी वाला सेगमेंट जो है, सब्सक्राइब तो करना ही होगा, साथ ही साथ घंटी वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन में क्या होता है कि अभी नोटिफिकेशन के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट जाता है। मतलब वहां पे अभी भीड़ कम है, उसको क्लिक जैसे ही करते हैं आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलने लगता है। तो आशा करता हूं कि जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको जो ये नहीं मिल पा रहा है नोटिफिकेशन, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज घंटी पे जरूर क्लिक करके फिर आगे बढ़ेंगे, तो फिर ये समस्या कभी आपके साथ नहीं रहेगा। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो है 2009 में आया था। टीसी, सीसी और जेसी मतलब जूनियर क्लर्क के लिए था। ये भोपाल का था, 2009 से था। देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, 50 से 100 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, वो सारे कितने संख्या है। तो देखिए हमने क्या किया, पहले 100 को 7 से भागा दे दिया। तो ये 14 क्या है, ये 14 बताता है कि 14 ऐसी संख्याएं हैं जो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। जब भी किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल ये बताता है, ये क्या है भागफल, कि 7 से 100 तक में भागा जाने वाली संख्याएं कितनी है, 14 है। लेकिन देखो, मेरे को 1 से 100 नहीं पूछा गया है, 50 से 100 पूछा गया है, तो मेरे को 51 से लेना होगा ना। तो फिर हम क्या करते हैं, 50 को फिर 7 से भागा देते हैं, तो हम जानते हैं 7 सता 49। देखिए जो शेष बचता है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम केवल भागफल को लेकर काम कर रहे हैं। 7 को जब 100 से भागा देते हैं तो भागफल आता है 14। मतलब 14 ऐसी संख्या 100 के अंदर में है जो 7 से भागा जाती है। फिर जब 50 को 7 से भागा देते हैं तो 7 सते 49, मतलब हमें 7 ऐसी संख्या है 50 के अंदर, 1 से 50 के अंदर, जो 7 से संपूर्णतः विभाजित होती है। अब मेरे को 50 से 100 बोला है तो क्या करता हूं मैं, सिंपली 14 से 7 लेस कर देता हूं। मतलब 50 के 7 जो हैं ये 14 के अंदर घुसे हुए थे, उसको निकाल दिया, तो 50 से 100 के बीच में हमें 7 ऐसी संख्याएं हैं जो संपूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए ये जो है दूसरे लोग 1 से करते हैं वो थोड़ा सा लंबा लंबा होता है, इसे ऐसे करेंगे और समझ के करेंगे। क्यों, इसमें बहुत सारे ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं जो हम आगे भी डील करेंगे। तो अगर इस मतलब पद्धति को पकड़ के रखेंगे तो शुरू से तो वहां पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, 35.5/3 में कितने 1/9 शामिल है। देखिए मामला वही है, वही हमें 100 में 7 कितना है, तो हमने 100 को 7 से भागा दिया था। यहां देखो 35.5/3 को तो पहले तोड़ के हमें करना होगा ना। ये क्या है, ये आपका क्या है,
एक भिन्न है जो जिसमें पूर्णांक भी है। तो फिर पहले हम करते हैं 35 को 3 से गुणा करते हैं तो 105 होता है, और ये 5 जोड़ते हैं तो 105 और 5 110/3। और 1/9 क्या है, पूछा गया 1/9 कितना शामिल है। देखिए 100 में 7 कितना शामिल है, 100 को हमने 7 से भागा दिया था। यहां भी 35.5/3 को पहले भिन्न में लिया, भागा 1/9। अब देखिए ये तो 110/3 है, भागा को गुणा के चिन्ह में क्या करेंगे तो पलटीराम होगा, 9 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। 3 से काटा, 3 तिहाई 9, 3 से 110 गुना किया 330, मतलब 110/3 में 1/9 कितने शामिल है, 330 संख्या शामिल है। ऐसे 330 संख्या 1/9 के रूप में, मतलब 1/9, 2/9, 4/9, 5/9 ऐसे करके। तो ये 330 संख्या है। देखिए एक ही कंसेप्ट, पहले क्या था 50 से 100 के बीच में 7 कितने हैं। अब देखो वही 2009 में एक दूसरे सेट 21/6 में आता है, उसमें पूछा जाता है 35.5/3 में 1/9 कितने हैं। तो ये सब जो है ना ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी मतलब हल्का सा नॉलेज होने से ये सारा चीज हो जाता है। अब देखिए हम बोलते हैं कि अंग्रेजी सर नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी में मैथ मत दीजिए। अब जरा देखिए यही भोपाल का TCCC JC में वही देखो 21/6/2009 में एक क्या घटना कर दिया, 6/7 और 14/18 के रेसिप्रोकल। अब देखो भैया रेसिप्रोकल तो इंग्लिश वर्ड है, गुणनफल जो है हिंदी वर्ड है। अगर आप कभी कभी बोलते हैं ना कि हमें हिंदी इंग्लिश में मत पढ़ाइए, तो इनका क्या करोगे यार, डिक्शनरी तो लेके आपको परीक्षा हॉल में जाने तो देगा नहीं। तो ऐसा जो है, जो बहुत ज्यादा रेसिस्ट करते हैं उनके लिए बेरा है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको बाध्य कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चंस को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप दोनों लैंग्वेज को जो हल्का फुल्का जरूरत होता है उसे सीखें, ठीक है। तो फिर ये होगा। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है, मतलब उल्टा। 6/7 का रेसिप्रोकल क्या है, देखो भैया उलट गया, 6/7, यहां 7 नीचे था, यहां 7 ऊपर हुआ, यहां 6 ऊपर था नीचे हुआ, बड़ी स्वाभाविक बात है। अब देखो 14/18 का क्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 14 नीचे होगा 18 ऊपर होगा। अब बोलता है इनके और इनके रेसिप्रोकल का गुणनफल। तो चलो इसका 6/7 का रेसिप्रोकल हो गया 7/6, गुना का चिन्ह दिया, 14/18 का किया 18/14। अब देखो 7 से 14 काटेंगे तो 2, 6 से 18 काटेंगे तो 3, 3/2। अब बोलता है रेसिप्रोकल के गुणनफल का रेसिप्रोकल क्या होगा। अब हमें 3/2 मिला है, बोला नहीं 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो नेचुरली फिर ही उलट जाएगा 2/3। तो समझ लो ये कितने ट्विस्ट हैं एग्जाम हॉल में, ये इंफॉर्मेशन होते हुए भी। अब देखो यहां पे मुसीबत क्या है, देखो 3/2 है, 2/3 है। आप अगर एक दे के ए पे करके गए, कमाए तो कुछ नहीं, 1 मार्क्स के जगह पे 0.3 मार्क्स गंवा के है। तो वहां पे हल्का सा क्या बोलते हैं, एग्जाम हॉल में हल्का सा स्लो भी करना पड़ता है। जब आंसर को टिक करते हैं ना तो चारों आंसर को एक नजर देखते हैं, और जहां पे 3/2 और 2/3 होते हैं तो एक नजर जरूर आप पीछे घूम के देख लेते हैं कि मामला कहां तक था। तो चलिए हम आगे के सवाल पे चलते हैं। देखिए ये भी 2009 21/6 भोपाल का ही है। पानी से भरे एक बाल्टी का भार 36 किलोग्राम है। यदि आधी भरी बाल्टी का भार 21 किलोग्राम है तो खाली बाल्टी का भार कितना होगा। देखो ये जो सवाल, ऐसे सवाल जो है ना, इसे गणित में कहां रखोगे, मैं तो संख्या पद्धति के अंदर में डाल देता हूं। ये एक मिसेलेनियस है, और जिसमें है कि आपको समझ जो है मैथ के ऊपर थोड़ा सा सही सलामत होना चाहिए। देखिए इसने जो बोला है भरी बाल्टी का भार, अब भरी बाल्टी में क्या होगा यार, बाल्टी होगा प्लस पानी होगा, है ना। भरी बाल्टी का मतलब क्या है, बाल्टी का वजन है प्लस पानी का वजन है 36 किलोग्राम। फिर बोलता है आधी भरी बाल्टी का 21 किलोग्राम। अब आधी भरी बाल्टी का मतलब क्या है, बाल्टी का तो वजन है
प्लस आधा पानी का वजन 21 किलोग्राम। अब देखो घटाएंगे अगर दोस्त, तो बाल्टी से बाल्टी घट के क्या होगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, बाल्टी से बाल्टी खत्म हो गया, मतलब ये रहा ही नहीं। अब पूरा पानी से आधा पानी अगर रखा है, घटाएंगे तो क्या होगा, केवल आधा पानी रहेगा। और 36 से अगर 21 घटा दिए तो 15 किलोग्राम रहेगा। तो मतलब भरी बाल्टी से जब आधी बाल्टी घटाते हैं, ये दिमाग में डाल दीजिए दोस्त, भरी बाल्टी से आधी बाल्टी जब रखते हैं, बाल्टी का किस्सा खत्म हो जाता है, पूरा पानी से आधा पानी घटने के बाद आधा पानी रहता है 15 किलोग्राम। लेकिन इसने हमें कैसे फंसाया है, बोलता है भैया खाली बाल्टी का भाग बताओ। अब है बाल्टी प्लस आधा पानी 21 किलोग्राम, और पानी का है जो 15 किलोग्राम। अब माइनस करेंगे आधी पानी से, तो आधी पानी खत्म हो गया, तो केवल बाल्टी रह जाएगा, वजन हो जाएगा 6 किलोग्राम। देखिए हम कैसे पलटी मारे दो बार। पहला हमने भरी बाल्टी मतलब बाल्टी प्लस पूरा पानी 36 किलोग्राम जो हमें दिया हुआ है। फिर आधी भरी बाल्टी का मतलब क्या, आधी बाल्टी मतलब बाल्टी प्लस आधा पानी है उसके अंदर में, 21 किलोग्राम घटाया तो बाल्टी बाल्टी खत्म, पूरे पानी से आधा पानी गया तो बचा क्या रहेगा, आधा पानी, 15 किलोग्राम। अब देखो फिर क्या करते हैं, बाल्टी प्लस आधा पानी जो 21 किलोग्राम को यहां उठा डालते हैं, उसमें से आधा पानी 15 किलोग्राम है, उसको नीचे लिख देते हैं। लिखने के बाद अब जब घटाते हैं, आधा पानी माइनस माइनस खत्म हो गया, केवल बाल्टी आपका 6 किलोग्राम आ गया। अब देखिए दूसरा, अब ये बेंगालोर में आया था TC 12/7/2009 में। क्या बोलता है, 1.2:2 या अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात कितना। तो हम इसको लिखते हैं 1.2। देखो अनुपात को हम भागा भी बोल सकते हैं, अनुपात इज ए रेशियो, अनुपात इज ए भागा। तो यहां पे हम सिंपली अनुपात को भागा के रूप में देख रहे हैं, समानुपात बराबर मतलब बराबर। तो हम इसको सीधा सीधी अपने भाषा में हम इसको समझ रहे हैं, 1.2 भागा 3.9, ये समानुपात मतलब है बराबर, ये 2:2, यहां x ले लिया, यहां तो पूछा है ना, हमने इसको x ले लिया। अब देखो भागा है मतलब 1.2 बटे 3.9 बराबर 2/x। अब क्या हुआ, अब देखो समीकरण का तो हम 2 दिन पहले साथ दिए हैं। समीकरण में x को इधर ले गया मैंने, 1.2 को इधर ले गया, x इधर रह गया, 1.2 इधर रह गया, 3.9 को ऊपर ले गए। तो देखो x को इधर ले गया तो x आ गया, 3.9 को इधर ले गए तो भागा में था तो गुना हो जाएगा, 2 गुना 3.2, और ये ऊपर 1.2 था, इधर आएगा तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा। देखो नीचे 1.2 हो गया। अब देखो पॉइंट और पॉइंट जो है, ये एक संख्या के बाद दशमलव है, ये भी एक संख्या के बाद दशमलव है, तो दशमलव दशमलव कट जाता है, 2 गुने 39/12। ठीक है, 2 गुने 39/12। तो हम अगर इसे काटते हैं तो 6 दूनी 12, यहां 6 होगा, और ऊपर 39 है, 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 13 यहां 39, तो क्या होगा 13/2 होगा। 13/2 को अगर दशमलव में करेंगे तो क्या होगा, 130 को 2 से 13 को 2 से भागा देंगे, 6 दूनी 12। अब 1 बच जाएगा तो 1/2 होगा, 1/2 बराबर 6.5। देखो दशमलव तो आपको भी करवाया गया है, अगर नहीं है तो बेसिक्स का निकाल के देख लेना। क्योंकि देखो किसी चीज को मैं जानता हूं लोग भूल जाते हैं, भूल जाने का मतलब है कि अगर आप दशमलव को नहीं देख के आगे बढ़ जाएंगे, मतलब वो सोचेंगे कि बाद में करेंगे, तो ये भी दोस्त रह जाएगा। तो नेचुरली क्या है कि अगर दशमलव में आपका रुकता है तो फिर दशमलव के जो मैंने दिया हुआ है उसे आप जरूर देखिए। देखने के बाद क्या वो बेसिक्स का दिया हुआ है तो आपको बड़ा हेल्प होगा उससे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है मैथ है, ये देखो ऐसे करवाया जाता है। ये कितनी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आपको समझाऊंगा जरूर, लेकिन पहले हम अपने स्टाइल से कर लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर
दोनों को में एक जोड़ा जाए तो वो 4/5 होता है। कोई संख्या है, कोई भिन्न है, यदि उसके अंश एवं हर में से प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो वो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है? अब देखो, भिन्न में ये 4 ही हो सकता है, पांचवा तो कुछ है नहीं। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या लेता हूं, भिन्न x/y है, दोनों ऊपर नीचे एक जोड़ूंगा तो ये 4/5 होगा। अब इससे क्या होगा, अब मेरे को नीचे का खत्म करना है, इसको 5 से गुना करेंगे x+1, y+1 को 4 से गुना करेंगे, करके बाद ये ऐसे आके हम 5x - 4y बराबर -1 एक समीकरण में पहुंचेंगे। ये पहला समीकरण होगा। फिर क्या बोलता है कि x/y तो हमने माना हुआ है, अब दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो 1/2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम 2 को इधर लेके जाएंगे, x - y, 5 को हम एक ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, अब बराबर 1y - 5 को इधर के लेके जाएंगे, ये करेंगे। फिर जब करेंगे तो 2x - y बराबर 5, ये 2 समीकरण आएगा। अब ये 2 समीकरण को आपस में सामने रखेंगे, रखने बाद क्या करेंगे, इसमें से एक किसी को हटाना, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो देखो, हम ऐसा करेंगे, 2 से 5x - 4y बराबर -2 गुना करेंगे तो देखो 10x - 8y बराबर -2। फिर क्या करेंगे, 5 से नीचे गुना करेंगे, 5 दूनी 10x - 5y बराबर 25, घटाएंगे तो -3y बराबर -27, तो y बराबर 9 होगा। अब y बराबर 9 होगा, अब y का मान, y को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 5 + y होगा। अब y बराबर 9 था तो 9 और 5 14 होगा, x बराबर 7 होगा। तो x/y बराबर 7/9 होगा। लेकिन एक पकड़ लो यार, 2 मिनट तो जाएगा। ये मैंने इसलिए बोला कि कहीं कहीं यार कोई रास्ता नहीं होता है, जहां रास्ता है ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जहां रास्ता नहीं, लेकिन इसमें रास्ता है। पहले देखो, हम 2/3 लेते हैं, बोलता है कि अगर एक दोनों में जोड़ा जाए तो मन ही मन देखते हैं, 2 को 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो ये 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, तो 3/4 हुआ। बोला है यार 4/5 होगा, तो ये पहले ही हमने रिजेक्ट कर लिया, हटाओ, ये तो होगा नहीं। अब देखो, फिर से हम दूसरा लेते हैं, बी। बोलता है कि दोनों ऊपर नीचे एक एक जोड़ना है, तो 7/9 है, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 8/10। 8/10 को हम लिखते हैं, अब काटते हैं तो यार 2 से कटता है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4/5। देखो ये तो आ गया, तो मतलब एक दोनों के ऊपर नीचे जोड़ने पर 4/5 होता है। अब बोला है कि अगर 7/9 से 5 दोनों में घटा दिया जाए तो 1/2 होना चाहिए। इसको जरा टेस्ट कर लेते हैं। तो देखो, 7 में से 5 घटाया, यही तो 5 घटाने की बात किया ना, तो 7 में से 5 घटाया तो 2 हुआ, और फिर 7/9 था ना, 9 में से 5 घटाया तो क्या हुआ, 4 हुआ, 2/4। अब 2 से काटते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, तो 1/2 देखो यहां हो गया। तो अपने को समझ में आ गया कि यही है, और ये दोनों को देखना नहीं है। तो देखो, ये जो है, ये प्रथा जो है, इसमें आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं कि यहाँ को, इसको जानना जरूरी है, कहीं कहीं जरूरत होता है इसका। लेकिन ऐसे मैथ में इस स्टाइल को जयराम जी के करके ही चलना कहीं ज्यादा बेहतर है। तो चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट मैथ पे, देखेंगे। ये भी एक है, ये ऑल इंडिया TCCC 2013 को आया था। अब देखो, इसको भी लोग दूसरे तरह से करते हैं, हम अपने स्वाभाविक स्पष्ट बुद्धि से करते हैं। ए बी से आधा है तथा सी बी से दुगुना है। देखो, ए बी से, यहां बी की चर्चा है, सी बी से, यहां भी बी की चर्चा है, तो बी है। चलो हम बी को 20 मान लेते हैं ना, क्यों, ए बी से आधा है, इसको 20 मानेंगे तो आधा तो 10 होगा ना। तो ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, देखा कि बी से सबकी रिश्ता हो जुड़ा जा रहा है, तो बी को हमने 20 लिया। देखिए, इसके बहुत सारे सवाल आते हैं, ये भी लोग इसको भी एक्स मार के करते हैं, क्या क्या करते हैं। अब इसे भी हम बड़े स्वाभाविक तरीके से कर लेते हैं। तो देखो, ये 20 है, इसका आधा क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। और ये अगर 20 है, बोला क्या है, सी बी से दुगुना है, तो ये 20 होगा, तो ये क्या, 40 है।
अब बोलता है सी ए से कितना गुना है, ये 10 है तो ये 40 है, ये 1 है तो ये 0 0 काट देंगे तो क्या होगा, ए अगर 1 है तो सी 4 होगा। मतलब ए और सी में क्या रिलेशन है, ए का 4 गुना सी है, तो ये 4 गुना हो गया। तो देखिए यहां पे कहीं खाली कहां से रिलेशन आ रहा है उसे देखना है। अब देखो ये एक्चुअली क्या है, ये एचसीएफ के क्वेश्चन है, महत्तम समावर्तक के। लेकिन महत्तम समावर्तक को तो हम अलग से करेंगे ही, वहां भी इस तरह के सवाल को करेंगे। किसी कारण से मेरे को लगा कि यार ये सवाल को करना चाहिए, तो मैंने दे दिया यहां पे। या देखो 21 आम के पेड़, 42 सेब के पेड़, 56 नारंगी के पेड़ की पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हों। उपरोक्त पेड़ को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता है। मतलब है कि आपके जो आप लाइन में लगा रहे हो, तो लाइन में जितने भी पेड़ हैं वो एक ही संख्या के होने चाहिए। मतलब आम के साथ सेब के पेड़ नहीं होना चाहिए, सेब के साथ नारंगी का पेड़ नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एक बोल रहा है कि अगर आम के पेड़ की संख्या एक लाइन में उतनी ही होनी चाहिए जो सेब के पेड़ों की जो है उसके एक लाइन में उतना ही है। 56 अगर नारंगी का पेड़ है तो उसका भी एक लाइन में उतनी ही होनी चाहिए। या इसको हम दूसरे तरह से बोल रहे हैं, चलो एक और भी इसको देखो, मैं एक कहीं से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बोलो कि 21 लीटर दूध है, 42 लीटर आपका समझ लीजिए 21 लीटर दूध है, 42 लीटर पानी है, 56 लीटर सरसों का तेल है, और आपके पास कितने का मापने का आप मग्गा लीजिएगा जिससे आप सबको माप सकते हैं। मतलब एक ऐसी संख्या को ढूंढ के आपको निकालना है जिससे आप 21 को काट सकते हैं, जिससे आप 42 को काट सकते हैं, जिससे आप 56 को काट सकते हैं। देखो इसका सवाल मतलब यही होता है, आपको पंक्ति में पेड़ों की संख्या एक होनी चाहिए। तो मतलब वो संख्या है जिससे आप 21 भी भागा जाएगा, जिससे आप 42 को भी भागा दे सकते हैं, जिससे आप 56 को भी भागा दे सकते हैं। मतलब ये होता है। तो देखो हम एक 21 लिखा, 42 लिखा, 56 लिखा। अब हम एक ऐसी संख्या की तलाश कर रहे हैं जो 21 भी कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा। तो देखो साथ ही एक संख्या है, दो कटने से नहीं चलेगा, इसमें ध्यान रखेंगे। ये सबसे सुंदर सुहाना स्टाइल है, लेकिन तीनों कटना चाहिए। अब 7 से देखो 3 7 21, 42 को काटोगे तो 6 7 42, 56 को काटोगे तो 7 8 56। तो मतलब ये 7 की आवाज 7 पेड़ की एक लाइन होनी चाहिए, 7 पेड़ की एक लाइन। आम के कितने पेड़ हैं, 3 है, ये 21 है। तो मतलब आम के पेड़ के कितने लाइन बनेंगे, 3 लाइन। देखो ना 7 पेड़ का अगर एक लाइन बनाते हो, 21 आम के अगर पेड़ हैं तो 3 लाइन बनेगा। पहले लाइन में 7, दूसरा लाइन में 7 मतलब 7 7 14, तीसरे लाइन में और 7 मतलब 7 7 14 और 7 21। उसी तरह अगर सेब का पेड़ 42 है, एक लाइन में आप 7 सेब का पेड़ लगाते हो, तो टोटल सेब के पेड़ के कितने लाइन बनेंगे, 6 लाइन बनेंगे। उसी तरह 56 अगर आपका नारंगी का पेड़ है, 7 पेड़ की एक लाइन बनाते हो तो कितने लाइन बनेंगे, 7 8 56, 8 लाइन बनेंगे। तो देखो ये 3 लाइन है, ये 6 लाइन है, ये 8 लाइन है। तो टोटल कितने लाइन हो गए, 3 + 6 + 8 17। मतलब न्यूनतम कितनी पंक्तियां होंगी, न्यूनतम कितने लाइन होंगे, तो 17 होंगे। 17 लाइन होंगे तो मतलब सारे में हर लाइन में 7 पेड़ होगा। तो 3 में आम का लाइन होगा, 6 सेब का लाइन होगा, 8 जो है नारंगी का लाइन होगा। तो देखिए इसको आप एकदम समझ गए। और एक अनुरोध है, इसी स्टाइल में इस तरह के मैथ को करेंगे तो यहां पर कुछ भी असुविधा नहीं होता है, सारा कुछ। देखो यहां पे मैं ब्लॉक सिस्टम्स नहीं ला रहा हूं, क्योंकि मैं ब्लॉक सिस्टम्स के लिए नहीं लाया हूं,
मैं तो जहां पे जो जरूरत है वहां पे लगाऊंगा। यहां ब्लॉक की जरूरत नहीं है, यहां क्या ब्लॉक लगाओगे, यहां भी ब्लॉक की जरूरत नहीं है। तो जहां जरूरत है वहीं लगाते हैं। जहां ऐसे ही सारी चीज दिखती है वहां ब्लॉक में जाने की जरूरत ही क्या है। तो कहने का मतलब ये एकदम स्पष्ट है, मैं किसी नियम को दिखा के उससे आपकी वाहवाही लूटने के लिए मैं नहीं करना चाहता, बल्कि सहज सरल रूप से आप चीजों को कर सकें, आधे मिनट में कर सकें, यही मेरा प्रयत्न है। तो चूंकि यहां पे ब्लॉक की जरूरत नहीं, इसलिए ब्लॉक मेथड्स में नहीं दे रहा हूं। आगे चलते हैं। एक देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 18 गुना है और शेष का 5 गुना है। यदि शेष 48 हो तो भाज्य कितना होगा। यार भागा देना तो हमें आता है, ये भाजक भाज्य भागफल दिमाग में नहीं आता है। तो देखो, ऐसा बोला जाता है जैसे को 23 को भागा देना है 5 से, तो ये भागा जिससे दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। अब 5 को जब देंगे तो 5 चौके 20 होगा, ये क्या हुआ, भागफल। अब 23 से 20 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 3, इसको क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। अब अगर देखो मेरे को भाज्य को मिलना है तो क्या करते हैं हम, भाजक से भागफल को गुणा कर दिया तो 5 चौके 20, शेष उसमें जोड़ दिया तो 23, 23 मतलब भाज्य हमें मिल गया। मैंने इसको जानबूझ के यहां पे बनाया है क्योंकि लोग यहां पे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करवाते हैं। लेकिन फॉर्मूला अगर आपको दिख नहीं रहा है तो फॉर्मूला याद भी नहीं रहता है। ये दिखने के बाद आपको चीजें समझ में आने लगता है। अब क्या बोलते हैं, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेष का 5 गुना है। देखो, भाजक भागफल का 12 गुना है, शेष का 5 गुना है, लेकिन शेष का 5 गुना, यहां तो 4 होता तो 4 का 5 गुना 20 समझते, अगर यहां 3 होता तो 3 का 5 गुना है। यहां बोलता है शेष का, फिर बोलता है यदि शेष 48 होता, ये तो मिल गया यार, 48 का 5 गुना क्या होगा, भाजक होगा। तो देखो 48 का 5 गुना 240 होता है। यदि शेष 48 है और शेष का, यदि भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है, अब भागफल तो हमें पता नहीं चल रहा है, तो शेष हमें दे दिया 48 है, तो शेष का 5 गुना, तो शेष का 48 को 5 से गुना किया तो यह भाजक मिल गया, देखो मेरे को 240। और बोलता है भागफल, भागफल जो है भाजक का 12 गुना है, मतलब भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक तो हमें मिल गया भैया 240 है, इसका 12 गुना कर दिया तो 4800 हुआ। अब देखो यहां भी देखते हैं, यहां 5 को 4 से गुना करते हैं 20 होता है, लेकिन 20 भाज्य नहीं होता है, इसके साथ शेष को भी जोड़ना पड़ता है, तभी 23 आता है ना। देखो भाजक और भागफल को गुना करेंगे तो क्या होगा, भाजक और भागफल को गुना करेंगे तो 20 मिलेगा, ठीक है। तो देखो हमने यहां भाजक और भागफल है, यहां भाजक और भागफल को गुना किया मैंने 240 और 12 गुना बोला था, 12 से गुना किया 4800, तो मतलब 4800 ये मिला मेरे को। अभी तो शेष जोड़ना है दोस्त, अभी तो 23 मिलेगा, तो 4800 के साथ हमने 48 जोड़ दिया तो 4848 हो गया। इसे जरा ध्यान से देखना दोस्त, इसमें थोड़े से ट्विस्ट होते हैं आगे चल के। ये ऐसे करोगे 2-3 बार ना, तो फिर ये चीजें तुम्हारे पास में चला जाएगा, तो फिर ये कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। देखो यहां पे कुछ मैंने लॉजिकल पार्ट है उसको जो किया है, जो हम सहज से अपने जीवन में उसे करते हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए यहां ब्लॉक्स को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, एक स्वाभाविक तरीके को सामने रखा। देखो ए बी सी के वर्तमान उम्र का योग 90 है, 6 साल पहले ही रुक जाते हैं। 6 साल पहले मतलब ए का भी 6 साल कम होगा ना, 6 साल पहले मतलब बी का तो आज का उम्र नहीं रहा होगा, उसका भी 6 साल कम होगा, सी का भी 6 साल आज का जो उम्र है उससे तो 6 साल कम होगा ना। तो 6 साल मतलब ए बी सी का आज का उम्र है, उससे केवल एक 6 घटाने से नहीं चलेगा, क्योंकि
ए की उम्र आज अगर जितनी है 6 साल पहले उससे भी 6 साल घटेगा। बी की आज की जो उम्र है 6 साल पहले उससे भी 6 साल घटाना होगा। सी की आज की जो उम्र है अगर 6 साल पहले की बात करते हो तो सी से भी 6 साल घटाना होगा। तो 90 तो आज के सारे के उम्र का योग है, उससे हमें 18 हमने घटाया तो क्या हुआ 72 साल। अब 72 साल का मतलब देखो अब क्या है 1:2:3। देखो ये भाग बोलते हैं 1:2:3, ये 1/2/3 भी बोल सकते हो। और दूसरी बात है ये भाग मतलब इतना पार्ट। चलो हम जोड़ते हैं 1 भाग 2 भाग 3 भाग बराबर कितना है 6 भाग। अब देखो 6 भाग बराबर क्या है 72। तो हम 72 को 6 से भाग देंगे तो 12 निकलता है। मतलब 1 भाग बराबर है 12। 1 भाग है बराबर। अब देखो 1:2:3, 1 भाग बोला है यहां तो 1 को 12 से गुना किया। 2 भाग बोला है तो 2 को 12 से गुना किया तो 12 दूनी 24 हुआ। 3 भाग बोला है तो 3 से 12 से गुना किया 36। ये सी है ना, ए बी सी। ये सी का उम्र 36 साल हो गया। फिर से एक बार देखते हैं। पहला बोला ए बी सी की उम्र का जो 90 साल है 6 साल पहले, सीधी बात है 3 जन है 6 साल करके 18 साल लेस करके 72 साल हो गया। अब बोलता है कि 1:2:3 है उनके उम्र का अनुपात। देखिए अनुपात समानुपात के जब बहुत सारे सवाल करेंगे, इसके आगे की क्लास में करेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। तो भाग का मतलब होता है 1:2:3। ये 3 भाग है, ये 2 भाग है, 1 भाग है। तो हम इसको जोड़ देते हैं, जोड़ के हो गया 6 भाग। अब 6 भाग बराबर 72। तो 1 भाग बराबर क्या होगा 72 को 6 से भागा दिया, 1 भाग बराबर 12 हुआ। अब ए क्या था 1 भाग था। तो 1 भाग बराबर क्या है 1 गुना 12। बी कितना था 2 भाग था तो 2 गुने 12 24। सी कितना था 3 भाग था तो 12 3 36। अब सी का उम्र बोला कितना 36। क्यों मैं ये करवा रहा हूं, देखिए कुछ मिक्सचर के भी आपके आते हैं सवाल जो भाग के हिसाब से इवन बिना एलिगेशंस लगाए हुए भी आसानी से हो जाता है। तो उसे करने के लिए थोड़ा सा चीजें 1:2:3 एक भाग होता है और भाग से कैसे चीजें निकलती है थोड़ा सा दिमाग में आपका, अगर आप परिचित नहीं है तो एक मैं खाका खींचने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि देखो दोस्त, हम जितने भी मैथ को सरल करें, एक तो सच्चाई है कि हर साल आप यही रेल का देखो, पीछे का जब देखो 2005 2000 देखते हो बहुत आसान था। वही अब 13 साल में जब आ जाते हो तो देखते हो कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। और जब 17 में आओगे और 4 साल बाद और भी कुछ बढ़ चुका होगा। तो वहां हमारा कोई हाथ नहीं है, हम खाली हल्का से चीजें समझ में आ जाए। हल्का हल्का मतलब टांग कहां होता है, सर कहां होता है, ये खाली देखना है। मैं ये नहीं बताने वाला हूं टांग में कितनी उंगली है, माथे में कितने आंख है। उसकी जरूरत इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो उसके बिना भी इसको किया जा सकता है। तो जितना बिना बिना जाने नहीं हो सकता है हम उतने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अभी देखो वही चीज है लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हल्का सा आएगा। 1290 रुपए ए बी तथा सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है। ए का भाग बी के भाग का 1.5 गुना है, बी का भाग सी के भाग का 1.3 बटे मतलब 1.25 गुना है। तो सी का भाग बताएं। देखो ए से बी, बी से सी, चर्चा सी की, ठीक है। और देखो ए का भाग बी के भाग का 1.5 गुना है, बी कम है ए ज्यादा है। और बी का भाग सी के भाग का 1.25 गुना है, मतलब सी का भाग सबसे कम है। सी से ज्यादा बी का भाग है, बी से ज्यादा ए का भाग है। देखिए ए का भाग बी के 1.1/2 गुना, तो ए का क्या है बी से ज्यादा है ना, 1.1/2 मतलब 1.5 गुना इसको बोलते हैं।
और बी का भाग सी के 1/3/4, 3/4 को पौना बोलते हैं, तो मतलब पौने 2 गुना। तो बी का भाग सी के पौने 2 गुना है, तो सी से बी बड़ा है, और ए का भाग है जो बी का 1.5 गुना है, तो मतलब ए बड़ा है। तो हम ऐसे क्षेत्र में क्या करेंगे, सबसे कम से शुरुआत करेंगे। तो चलो हमने ए बी सी लिखा, अब हमने सी को 100 रुपया ले लिया, ठीक है। तो बी बोला क्या है, बी देखो 1/3/4 होगा, मतलब होगा क्या, पौने 2 गुना। अगर 100 रुपया होता है, पौने 200 किसको बोलते हैं, 175 रुपए को। 100 से 175 हो गया। अब बोलता है कि ए का भाग बी के भाग का 1.5 गुना होगा। 1.5 गुना, 1 गुना प्लस आधा गुना, 1.5 गुना मतलब 1 गुना प्लस आधा गुना। चलिए 175 होगा तो ए का भी 175, 1 गुना हमने कर लिया। फिर 175 का आधा कितना होता है, 87 रुपया 50 पैसा। आधा गुना दोनों को जोड़ दिया तो 262 रुपया 50 पैसे, मतलब 162। अगर बी का है तो ए का 1.5 गुना मतलब 265 रुपया 50 पैसा। देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट को कैसे किया मैंने एक बार फिर से बोलता हूं। देखिए क्या बोला है, सी का भाग, बी का भाग सी के भाग का 1/3/4। अब देखिए 100 का अगर है, 100 का एक भाग कितना होगा दोस्त, 100 होगा। 3/4 मतलब रुपए का 4 भाग का 3 भाग। 100 का 4 भाग कितना होता है, 25 चौके 100, 25 रुपए, और 25 का 3 गुना क्या होगा, 75 रुपए। तो 100 प्लस 75 रुपए, या हम इसको आपके जमाने में नहीं, हमारे जमाने में क्या बोलते थे, पौने 200 रुपए। तो पौना जो है 3/4 का मतलब पौना होता है। तो 1 गुना है तो ये पौने 2 गुना है 175। अब 175 का जब 1.5 गुना करना है, फंस गया यार, ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, देखो 175 को 175 लिखा, और 175 का आधा कितना होता है, तो हम जानते हैं 180 का जो है आधा कितना होगा, 90 होगा। 90 में से 5 तो कम है ना, तो 5 का कम कितना है, 2.5 रुपया। 2.5 रुपया 90 से घटा देंगे तो 87 रुपया 50 पैसा होगा। अब इसको जोड़ देते हैं तो 262 रुपया 50 पैसा। हम सीधा आपको भिन्न का गुना करके नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां आपको तकलीफें ज्यादा होगी। तो थोड़ी सी कोशिश ये करेंगे, क्योंकि ये बार बार इस तरह की चीजें आपसे टकराएगी। तो चलिए अब तो हो गया। अब देखिए ए को मिलता है 262 रुपया 50 पैसा, बी को मिलता है 175 रुपया, सी को मिलता है 100 रुपया। तो हम इसको जोड़ देते हैं, मतलब अगर सी को 100 रुपया मिलेगा निश्चित हो गया, तो बी को 175 मिलेगा, ए को मिलेगा 262 रुपया 50 पैसा। अब हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया। क्यों हमने जोड़ा, बोला कि 537 रुपया 50 पैसा जो भाग है, देखो यही भाग शब्द आ गया। एक सी का भाग 100, बी का भाग 175, ए का भाग 262.5, पूरा भाग 537.5। अब 537.5 भाग बराबर 1290 रुपया, यही 1290 रुपया बांटना था। एक भाग कितना होगा, तो देखो 537.5 नीचे हो गया। और हमारा क्या है, सी तो 100 भाग है, सी के बारे में पूछा है ना, तो 100 भाग किसका है, सी का है। तो 100 भाग बराबर देखो 1290। अब देखो ये क्या है, एक शून्य बढ़ गया, 12,900 हो गए। कहां से हुआ भैया ये, देखो नीचे 537.5 था, इसका दशमलव हमने हटा दिया, इसका दशमलव हट गया तो क्या हुआ, यहां एक शून्य बढ़ गया। देखो दशमलव किस पार्ट में, हमने इसका पूरा चर्चा किया है। अब इससे इसको काट के 100 से गुना करेंगे तो 240 रुपया। तो ये 100 भाग जो सी को दर्शा रहा था वो कितना हुआ, 240 रुपया। जिनसे भी है जो बोलते हैं कि मेरी मैथ कमजोर है, उनसे मेरा एक ही गुजारिश है, ऐसे मैथ को आप जरूर नोट डाउन करें, एक दो बार उस पर कोशिश करें, तो देखिए आपके दिमाग में छाप आ जाएगा। फिर ये तो बार बार आप जब आपके पास आ जाएगा, बार बार आप करेंगे, तो कब आपके खून में मिल जाएगा आप खुद ही नहीं जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है
किसी धनराशि का 5/12 भाग 100 रुपए के 3.3/4 भाग के बराबर है। ऑल इंडिया जूनियर क्लर्क, ये भी 2013 का है। देखो यार, किसी धनराशि का 5/12 भाग, धनराशि पता नहीं है, इसको के करेंगे तो के का 5/12 भाग 100 रुपए के 3.3/4 भाग के बराबर होता है। यहां 100 रुपया 3.3/4 भाग दिया है, इसका मतलब क्या है हम जरा समझ लेते हैं। तो देखो 100 रुपए का मतलब गुना, 100 रुपए का मतलब गुना, 100 गुना 3.3/4। अब जानते हैं 100 गुना है, देखो 4 तिया 12 और 3 15, 4 तिया 12 और 3 15, ठीक है, 4 तो नीचे है। अब अगर 4 से 100 को काटेंगे तो 25 होगा, ऊपर 15 होगा। अब देखो 25 10 क्या हुआ 250, 25 बचे 125, तो 250 और 125 को जोड़ेंगे तो 375 होगा। अब देखो क्या हुआ यहां, तो मतलब मेरे को यह समझ गया मामला क्या है। 100 का 3.3/4 बराबर 375 रुपया। देखो ये पहले यहां तो करके दिखाया मैंने कितना हुआ, लेकिन अभी तो पहले पौने दुगुना याद है ना किया था। अभी 1.3/4, ये क्या है, पौने 4 गुना है, 3 गुना और पौना गुना। तो 3 गुना 100 का कितना होता है 300, पौना गुना बराबर 75, तो 375। अगर ये चीज को पुराने जमाने की इन चीजों को हल्के याद रखते हो तो ये पूरा गायब हो जाता है। देखो 100 का 3.3/4, 3 गुना मतलब 300, 3/4 100 का होगा, पौना गुना मतलब 75, 375, मतलब ये खत्म हो गया। अब क्या है, के का 5/375 है, तो के बराबर क्या होगा, देखो 375 गुने 12/5। पिछले ही क्लास में मैंने समीकरण कराया, समीकरण में ये पलटी क्यों मारता है हमने समझाया है, और मैं आशा करता हूं उसको आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो प्लीज, अगर समीकरण में आपको चीजें फंसती है तो उसे जरूर देख लो यार, क्योंकि जरूर उसको देख के सीख जाओगे तो ये बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे, बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे तो सारा मैथ आपके साथ चलेगा। तो के बराबर क्या हुआ 375, और 5/12 को क्या हम इधर ले गए, 5/12 जब इधर ले गए तो 12 देखो ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, यही पलटी मारते हैं, इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको व्यवस्थित रूप से समझाया गया कहां पे, आपके समीकरण के इसमें। अब 5 से 375 को भागा देंगे तो 75 होता है, और गुना 12, 12 से 12 25 60 का शून्य हाथ में रहा 6, 12 सते 84 और 6 90, तो ये 900 रुपया होगा। तो मतलब है कि 900 रुपए का 5/12 भाग जो है वो आपके 100 रुपए के 3.3/4 भाग के बराबर होता है। अब देखिए यहां पे एक दिया हुआ है, अभी हमने बाल्टी का किया, देखो ये कैसे घूमते हैं। 2009 में बाल्टी किया, जूनियर क्लर्क में 13 में आ गया, लेकिन सवाल वैसा होते हुए भी वैसा नहीं है। देखो एक ड्रम 3/5 भरा हुआ है, जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो मात्र 1/8 भाग भरा रहता है। तो यहां तो पानी में लीटर में निकला, भिन्न में कितना निकला देखे, 3/5 से 1/8 रह गया है, तो 3/5 से 1/8 घटाते हैं, और इधर तो बराबर 38 लीटर बोल रहा है। अब इसको करते हैं तो नीचे क्या होगा 5/40, 5 8 40 लसा होगा। अब 5 से 40 को भागा देंगे 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 24, और 8 को जब 40 से भागा देते हैं तो 5, 5 को 1 से करते हैं तो 5 एकम 5, 24 - 5/40। देखो दोस्त, अगर ये भिन्न का आपको प्रॉब्लम है तो भिन्न का भी मैं बेसिक्स दे चुका हूं, प्लीज दोस्त इसे कर लेना ना, ये करोगे तो तुम्हें सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा वादा है कि जो मैथ में कमजोर बोलते यही सारी चीजें तो रुक जाती है, नहीं तो यार जीवन में सारे काम कर लेते हो, सब कुछ समझते हो, ठीक है ना, घर के कितने सारे मुसीबत को आप संभाल देते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो केवल वही छोटे छोटे चीजें हैं जो आप भूल चुके हैं, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम होता है। तो देखो 24 से 5 घटाया तो 19, नीचे 40,
ये 19/40 बराबर 38 होता है। अब बोलता है ड्रम की कुल क्षमता कितने लीटर है। देखो जब भिन्न का जब मैथ किया जाता है ना, तो पूरी क्षमता 1 माना जाता है। पूरी क्षमता क्या माना जाता है? 1। अब 19/40 बराबर 38 लीटर, पूरी क्षमता 1 है, 1 बराबर क्या होगा? देखो 38 गुने, देखो फिर यही पे जो हुआ था वही हुआ। 40 ऊपर चला गया, 19 नीचे चला गया। पलटी होता है, जो आपको समीकरण में मैंने बताया है। क्योंकि ये बॉर्डर है, यहां से 19 गुने के सिंबल में नीचे चला जाएगा, ये 40 भागा के सिंबल है तो गुना में चला जाएगा। अब 19 दूनी 38 और 2 से 40 के 80। एक किसका सिंबल है? एक मतलब पूर्ण क्षमता। देखो 3/5, 4/5, 1/2, 1/3, वैसे जगह भिन्न होता है। जैसे अब मेरे को 40% रुपया मिला, मेरे को 40% मिला, तो प्रतिशत करते तो संपूर्ण प्रतिशत क्या होता है? 100 का होता है। जब आप भिन्न की मैथ करते हैं, फ्रैक्शन की मैथ करते हैं, तो संपूर्णता कैसे दर्शाया जाता है? 1 से दर्शाया जाता है। तो देखिए, ये अगर जैसे से चर्चा भी होते रहेंगे, आप करते भी जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि अब ये सारा कुछ आपके खून में मिल चुका होगा। इट्स अ मोस्ट कॉमन थिंग दोस्त, ये किसी भी गूढ़ तथ्य नहीं है। हाँ, पहली बार बहुत दिन के बाद, भूल जाने के बाद अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा आपको लगता होगा, मैं भी समझता हूं। लेकिन इसे अगर नोट कर लेते हो, वीडियो को डाउनलोड करके रखते हो, 1-2 बार सुनते हो, तो फिर किसी भी तरह से आपके लिए कोई अजूबा नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। वो आज का यहीं पे खत्म हो गया। देखो, मैंने जो पहले के जो 2 सेशंस के थे, अगर आप लोग नहीं नोट कर पाए होंगे तो उसे दिया हुआ है, और साथ साथ में भिन्न का और दशमलव का दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि किनको अगर इसमें प्रॉब्लम है तो उसे जरूर कर सके। तो आज के लिए विदा दीजिए। ओके देन, थैंक यू। आपने मुझे वक्त दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।